हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है वर्क स्टडी लेक्चर 6 में। आइए, इसमें हम लोग सीखेंगे माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में और विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में, उसका डिफिनीशंस और पर्पस क्या होता है उसके बारे में जाने थे, साथ ही उसका एडवांटेज भी हम लोग देखे थे। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग माइक्रो मोशन स्टडी का प्रिंसिपल्स ऑफ जो इसका होता है, प्रिंसिपल होता है आपका इकोनॉमी का प्रिंसिपल, और साथ में एक है अर्गोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्गोनॉमिक्स। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आने वाले सक्सेसिव लेक्चर में आपको मिल जाएगा, 1-2 लेक्चर में सारा ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें अब आज जो हम लोग करने वाले हैं माइक्रो मोशन स्टडी में, वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक में एक पॉइंट तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में टोटल 4 पॉइंट हैं, जिसमें से एक पॉइंट हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में हम लोग कल देखे थे कि एक तरह का रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है किसी भी ऑपरेशंस का या किसी भी प्रोसेस का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी छोटे से छोटे मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी और विस्तृत अगर जानकारी अगर हम लें तो हम कहें कि से इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिए थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था फ्रैंक गिलवर्थ, ठीक है, फ्रैंक गिलवर्थ। और उन्होंने, वो भी एक मैकेनिकल इंजीनियर ही थे, जिन्होंने माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं, फ्रैंक गिलवर्थ, ठीक है। तो वही लिखे हैं कि से माइक्रो मोशन स्टडीज गिवन बाय फ्रैंक गिलवर्थ, हु इज़ एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, बेस्ड ऑन his idea that human activity can be divided into movements or group of movements which is termed as thrustings। करने का मतलब ये है कि से ये जो मूवमेंट होता है किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी का, चाहे वो मैन जो है से खुद अपने हाथों से वर्क कर रहा हो या किसी मशीन से वर्क कर रहा हो, ठीक है, यानी एक्टिविटी ह्यूमन की ही रिकॉर्ड की जाती है। इसमें माइक्रो मोशन स्टडी में एक ह्यूमन की एक्टिविटी को ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो उसके मोशंस को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, तो अगर एक ही साथ एक मोशन हो रहा हो, एक ही साथ ज़्यादा मोशन हो रहा है, तो वो सारे मोशंस को जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग मोशंस को अलग अलग तरीके से जो इन्वॉल्वमेंट रहता है मोशन, उसको हम लोग कहते हैं थर्बलिंग। थर्बलिंग जो है एक तरह का मोशंस या मूवमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। मैन की एक्टिविटी का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्बलिंग्स, और इसको हम लोग किसी सिंबलाइज सिंबल से हम लोग इंडिकेट करते हैं चार्ट पेपर पर बनाते समय, या फिर हम कहें कि फिल्म जो हमारा बनता है कैमरे से, जो हम लोग फिल्म बनाते हैं उसमें भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं उसका सिंबल्स को यूज करके। तो आइए इसको हम इसके बारे में और भी जानते हैं। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच दे आर मेड, फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस ईच थर्बलिंग्स हैज़ अ स्पेसिफिक कलर, सिंबल्स एंड लेटर। यानी कि ये जो थर्बलिंग्स होता है, ये एक प्रत्येक थर्बलिंग्स जो है एक इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एक थर्बलिंग्स जो है ना वो एक स्पेसिफिक कलर का होता है, ठीक ना। हर थर्बलिंग्स जो है से एक अलग अलग कलर्स के बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका प्रत्येक थर्बलिंग्स का सिंबल्स भी अलग होता है, प्रत्येक मूवमेंट का यानी इवेंट का जो थर्बलिंग्स होता है वो अलग अलग थर्बलिंग्स से हम लोग डिनोट करते हैं, और सबका अलग लेटर से डिनोटेशन होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके थर्बलिंग्स के और भी चर्चा। अच्छा, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ जो इसका संख्या होता है वो होता है 18, यानी टोटल 18 थर्बलिंग्स यूज़ किए जाते हैं आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसमें लिखे हैं क्या कि फॉर स्टडी ऑफ माइक्रो मोशन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड द हैंड्स थर्बलिंग्स गिलवर्थ चार्ट इज यूज। गिलवर्थ चार्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, माइक्रो मोशन के स्टडी के लिए, जिसमें हम लोग बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को स्टडी करते हैं, चाहे वो हाथ की मूवमेंट हो या फिर माइंड का जो एक्सप्रेशन हो वो उसका मूवमेंट हो, तो ये सारे मूवमेंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं गिलवर्थ
चार्ट से, ठीक है। और गिलबर्ट चार्ट्स में हम लोग 18 थर्मिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये 18 थर्मिक्स में हमारा क्या कौन कौन होता है, तो इसको देखें। तो पहला है हमारा सर्च। सर्च के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक आँख बना देते हैं जिसमें हम लोग एक साइड तरफ आँख का जो ब्लैक पोर्शन होता है एक साइड तरफ रखते हैं, ठीक है। उससे हमारा होता है कि ये शो करता है, एक्टिविटी को शो करता है, किस चीज़ को, कि अटेम्प्ट टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट यूजिंग आई और हैंड, यानी आँख से किसी चीज़ को खोजना या हाथ से किसी चीज़ को खोजना, ये इस शो करता है आपका ये वाला जो आपका सर्च जो सिंबल है वो, ठीक है। अच्छा, फिर है आपका असेंबल। असेंबल्स के लिए हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं जो आपको दिख रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि से असेंबल में दो पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। असेंबल करना, जो कि हम लोग ये सब टर्म जैसे हम जानते भी हैं, पहले से भी जानते हैं, तो देख लेते हैं एक एक को। अच्छा, डिसेंबल्स। डिसेंबल्स में हम लोग क्या कि हैज़ ही होता है, बट एक डंडे को हटा दिया जाता है डिसेंबल्स के लिए, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है कि इसे सेपरेट करना, डिसेंबल्स का मतलब सेपरेट करना होता है, कोई जुड़ा हुआ पार्ट से असेंबल्ड पार्ट है उसको हम लोग डिसेंबल करना है, खोल देना। जैसे नट बोल्ट कसते हैं तो असेंबल्ड का लाएगा, नट बोल्ट खोल दिए तो डिसेंबल्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर यूज़ के लिए हम लोग यू को सूचित करते हैं। तो ये यूज़ जो है एक तरह से टूल का मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन करने का मतलब है किसी टूल को घुमाना या हाथ के मूवमेंट को इधर उधर करना, या फिर ये कह सकते हैं किसी नट बोल्ट को कसना, ये हमारा यूज़ हो रहा है, उसका जो मूवमेंट है उसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यूज़ के लिए हम लोग यू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब प्लान के लिए हम लोग करते हैं क्या, कि जैसे मान लेते हैं कि प्लान अगर आपको इंडिकेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी है, ठीक है, वो बैठा हुआ है, इस तरह से बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ है तो बैठ करके वो सोच रहा है, प्लान बना रहा है, तो इसके लिए हम लोग प्लान का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल का हम लोग प्लान का सिंबल देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखे हैं क्या, डिसाइडिंग एन एक्शन। अच्छा, रेस्ट कर रहा है, तो रेस्ट कर रहा है तो आराम से मान लेते हैं कि एक आदमी है जो क्या कर रहा है, चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंबल जो है इसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग रेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर है हमारा फाइंड, यानी कि जब सर्च हम लोग कर लेते हैं किसी चीज़ को तो जो चीज़ मिल जाती है, तो उसके लिए हम लोग उसका जो रिएक्शन होता है, हमारे जो वर्कर होता है उसका जो रिएक्शन होता है, एक्सप्रेशन जो होता है उसके चेहरे पे, उस वो चेहरा मिलने के बाद का जो चेहरा होता है, यानी सर्च ऑपरेशन एंड होने के बाद का जो चेहरा होता है, वो मेंटल रिएक्शंस को हम लोग दर्शाने के लिए हम लोग इस फाइंड का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला आँख का बीच वाला पोर्शंस, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट के लिए तो हम लोग सीधा सीधा एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट में होता है कि कोई भी बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो ग्रुप में रखा हुआ, तो उसमें से कोई एक को हम लोग को चूज करना होता है, उसके लिए हम लोग सिलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ग्रास्प जो है, यानी कि मूवमेंट देना, जैसे किसी चीज़ को उठा कर करके हम लोग मूवमेंट देते हैं, तो या फिर उसको ठीक करते हैं, यानी अगला प्रोसेस के लिए। जैसे अगर आप बोल्ट आपको इधर की ओर रखना है, वोल्ट अगर आपको मान लेते हैं इधर की ओर आपको कसना है वोल्ट, ठीक है। तो अगर आपने इसको उठाया, उठाते वक्त मान लेते हैं वोल्ट जो था वो इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से वोल्ट आपका था, तो इसको क्या करना होगा, आपको रोटेट करना होगा इस तरफ से, तब आपका क्या होगा, इस तरह से आपका बन करके आएगा। तो ये आपका ग्राफ्स प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि उठाने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसको ग्रास्प का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, होल्ड करना, यानी किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके पकड़ के रखना हम लोग कहते हैं होल्ड करना, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लोडेड। ट्रांसपोर्ट लोडेड में हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला। ये आपका मान लेते हैं कोई बाउल है, कटोरा, जिसमें हम लोग कोई चीज़ों को रखते हैं, तो वो इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। और इसको ले जा सकते हैं आप, ले जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी चीज़ को ले जाना है तो उसको कटोरे में इस तरह से रख करके आप ले जा सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट लोडिंग का है, ठीक है, जिसमें करने का मतलब इसमें कुछ रखा हुआ है तो इसका मतलब लोड है इसमें, ठीक है। तो ये आपको यूज होता है कब, मूव एन ऑब्जेक्ट विथ हैंड एंड आर्म, यानी कि हाथ से मूवमेंट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कटोरे में किसी चीज़ को रख दिए, नट बोल्ट इसको रख कर करके इसको हाथ से आप
सेपरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट इम्पटी। अगर मान लेते हैं कि से आप किसी चीज़ के पास जा रहे हैं, ठीक है, उठाने के लिए, लाने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपके पास खाली बाउल होता है जिसमें आप मान लेते हैं कि छोटे छोटे नट्स हैं रखे हुए हैं, तो उसको उठाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, वहाँ पे ले जाएंगे तो खाली बाउल लेकर के जाएंगे ना, तब ना वहाँ पे से उठा करके इसको लोड करके लाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट इम्पटी के लिए हम लोग खाली बाउल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें लिखें क्या कि रीच फॉर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के पास हम लोग पहुँच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब है पोजीशन। कहने का मतलब है कि ये पोजीशन के लिए हम लोग 9 का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जो आपका ये वाला सिंबल है 9 वाला, ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग पोजीशन के लिए। किसी डिफाइंड लोकेशंस पे कोई नट बोल्ट या फिर स्क्रू ड्राइवर, कोई भी पार्ट्स इक्विपमेंट्स या जो आपका ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसको आप पोजीशन दर्शाना चाह रहे हैं, तो उसका पोजीशंस के लिए आपको ये सिंबल इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब आइए इंस्पेक्ट के लिए हम लोग ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इंस्पेक्शंस के लिए ये सिंबल हमारा इंस्पेक्ट को डिटरमाइन करता है, जिसमें होता है किसी कोई जो ऑब्जेक्ट आप कसे हैं, असेंबल्ड किए हैं, डिसेंबल्ड किए हैं, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी चेक करता है किस तरह से मतलब कि असेंबल किए हैं, तो कितना सटीक असेंबल आप किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बारे में। तो इसके लिए हम लोग इंस्पेक्ट का साइन यूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है। एक और आपका था इंस्पेक्शंस, जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते थे ये वाला सिंबल, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। ये हम लोग थर्बलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं मोशंस में, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी मैन की एक्टिविटी या कोई इवेंट जो होने वाला इवेंट है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्बलिंक कह करके, ठीक है। जो एक अमेरिकन लैंग्वेज का वर्ड है थर्बलिंक्स, जिसका मतलब होता है इवेंट या मोशंस, ठीक है। अच्छा, प्री पोजीशन जो है वो किसी नेक्स्ट ऑपरेशन होने में जो पोजीशन आपका डिसाइड होता है कि अगला जो ऑपरेशन होगा उसके लिए उसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लेते हैं आप बोल्ट उठाए, तो इसको नेक्स्ट ऑपरेशन आप कहीं पे ले जा करके इसको कसेंगे, तो नेक्स्ट पोजीशन मान लेते हैं कि आप यहाँ पे रखे हुए हैं नट, तो इस बोल्ट को आप यहाँ पे ले जा करके सॉरी, ये नट उठाएं आप और बोल्ट आपका यहाँ पे है, तो इस बोल्ट को आप बोल्ट के पास ले करके जाएंगे, ठीक है, कसने के लिए। तो ये आपका ऑपरेशन कहलाएगा, नेक्स्ट पोजीशन कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग प्री पोजीशन कह रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं रिलीज लोड, यानी कि रिलीज लोड तो सिंपल है, जिसे आप लोग पहले से भी इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि लोड अगर कोई है किसी बाउल में, आपने किसी चीज़ को ले करके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहे हैं, तो ले जाने के बाद अगर इसको कहीं पे आपको रिलीज करना और निकालना होगा, तो क्या करेंगे, आप सीधी इस बाउल को उलट देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लोड जो से नीचे गिर जाएगा, यानी रिलीज लोड हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर एवॉइडेबल डिले, जो हम लोग वर्कर जो वेटिंग करता है किसी कारणवश, चाहे वो उसको काम समझ में नहीं आ रहा हो या फिर मतलब कि वो प्रोसेस जैसे एट ए टाइम उसका जो रिएक्शन टाइमिंग है, कहने का मतलब वो काम कर नहीं पा रहा हो, तो उसके लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये वाला एवॉइडेबल डिले, जिसको हम लोग एवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एवॉइडेबल डिले है कि इससे होगा ही होगा, कहने का मतलब है कि ऐसा डिले है जो तकरीबन आपको वर्कर से होना ही होना है, क्योंकि कभी कभी कसते समय आदमी जो है माइंड में कुछ चीज़ें जो है चलते रहती हैं। अगर कोई वर्कर जो है इस चीज़ को सेट नहीं कर पाया है कि हमको चीज़ों को यहाँ पर उठा करके उसको ले करके जाना और कस देना है, किस में कसना है, कौन सा मतलब कि नट में हमको कसना है, तो उसके लिए वो सोचेगा, जो टाइमिंग सोचने का जो लगता है वो हमारा डिले हो रहा है वर्कर के कारण से, तो वो नेसेसरी है, वो होगा ही होगा, क्योंकि उसका रिएक्शन टाइमिंग है, वो उतना देर में सोचेगा कि कौन सा नट उठाएं कि इसमें फिट होगा। तो ये चीज़ जो है से अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, ये डिले को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अनएवॉइडेबल डिले जो होगा वो होगा, क्योंकि
जो मतलब वर्कर के कारण से नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि वर्कर के कंट्रोल से बाहर का जो डिले है, यानी वेटिंग कर रहे हैं वर्कर, कहने का मतलब है कि से अगर आप नट लगाने के लिए गए, मान लेते हैं कि से कोई आपका बॉडी पार्ट कोई इक्विपमेंट है जिसमें आपको रिपीट लगाना है, ठीक है, रिपीट इसमें आपको फिट करना है, तो इस रिपीट को फिट करने के लिए गए आप, रिपीट लाने के रिपीट आप गए जहाँ पे स्टोरेज में रिपीट रखा हुआ रहता है, वहाँ से आप रिपीट लाने गए और आपको रिपीट मिले ही नहीं, तो ये जो वेटिंग करेगा ऑपरेटर, तो इस ये उसका अपना वेटिंग नहीं है, ये उसका जो रिएक्शन टाइम वाला वेटिंग जो है सोचने समझने वाला वेटिंग नहीं है, ये तो इसकी जो वहाँ पे मैनेजमेंट है उसका दिक्कत है कि से ये वहाँ पे नहीं मौजूद करवा रहा है, यानी कि उसके पास रिपीट जो से नहीं दे रहा है, तो ये उसकी गलती है, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं अनएवॉइडेबल डिले, जिसको एवॉइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई काम करने के लिए बैठे हैं तो वहाँ पे आपको सारी व्यवस्थाओं को उपलब्ध करवाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो काम जो है सक्सेस हो पाएगा। इसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेवार होता है, ना कि वर्कर। अच्छा, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी इसके क्या मतलब कि सिद्धांत हैं, क्यों इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कहा जाता है कि जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या तो उसमें हमको कुछ फ़ायदा दिख रहा होता है या उसको में कुछ उस चीज़ को पढ़ने के बाद, उस चीज़ को स्टडी करने के बाद हम लोग उससे कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने जो प्रीवियस काम हो रहा है उसमें, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं कि उससे हमारा जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो सकती है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़िया हो सकती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी में कहता है कि ए सेट ऑफ रूल्स वर डिजाइंड बाय गिलवर्थ इन ऑर्डर टू डेवलप बेटर मेथड्स, ए बेटर मेथड ऑफ doing a job is one which consumes minimum of time and energy in performing limbs motions in order to complete the task, and this is possible only by इकोनोमाइजिंग द यूज़ ऑफ मोशंस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो गिलवर्थ था ना, वो एक बेहतर से बेहतर विधि को देने के लिए, किसी भी मूवमेंट या एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक बेहतर से बेहतर विधि देने के लिए हम लोग इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो अलग अलग जो रूल्स हम लोग बना करके दे रहे हैं, चाहे रूल्स वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो या फिर आपका वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो है से आपका प्रिंसिपल जो है मोशन इकोनॉमी में हमारा एक बेहतर मेथड को अपनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक साथ और है कि से ताकि इसमें बेहतर मेथड में भी क्या कि कम से कम टाइम लगा कर करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर सकें, और उसमें एनर्जी भी जो है वो भी कम लगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनर्जी जाहिर सी बात है कि कम लगना चाहिए, तभी वहाँ पे प्रोडक्शन जो रेट है हमारा अच्छा हो पाएगा। नहीं तो अगर मान लेते हैं किसी कोई वर्क को कंप्लीट करने में हमको ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा लेकिन पूरा का पूरा एनर्जी घुस जाए, मस्कुलर एनर्जी घुस जा रहा है, आप काम करते करते थोड़े देर में थक जा रहे हैं, तो टाइम कम लगने के बावजूद भी आपको ज़्यादा लगेगा, आपको रेस्ट करना पड़ सकता है। तो हम लोग वो जो मेथड अपनाते हैं उसमें से हम लोग यही देखते हैं कि जो मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ताकि जो है हमारा वर्क जो है से कंटिन्यूअस चलते रहे और साथ में एकदम लयबद्ध तरीके से काम चलते रहे, रुके नहीं, ठीक है। अच्छा, और वो जो हम लोग जो काम करने के लिए जो हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई भी लिम्ब बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लिम्ब का मतलब बॉडी पार्ट होता है, LIMB जो आपका यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब होता है कोई भी बॉडी पार्ट्स, यानी कि हैंड, जिसमें लिख भी दिए हैं हैंड, फुट, लेग, आर्म etc, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो भी हम बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो मोशन जो है वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस तरह से मूवमेंट हो ताकि जो वर्कर हो वो ऐसा फील ना करे कि उसको तुरंत तुरंत थकना पड़ रहा है, तुरंत तुरंत रेस्ट लेना पड़ रहा है,
ऐसा फील ना हो। उसका काम जो है से लेवल तरीके से स्मूथली चलता रहे हमेशा, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे वो मतलब किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो मस्कुलर इफ़र्ट को कम कर सके, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है गिलवर्थ जो ऐसे कुछ रूल्स निकाल करके दिया है। अब वो अलग अलग रिलेशंस के साथ है, जैसे मैं यहाँ पे हम पहला दे रहे हैं रूल्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। इस ऐसा ही आएगा आपका रूल्स रिलेटेड टू वर्क प्लेस, ठीक है। तो ऐसे 4 पॉइंट्स है इसमें, जिसमें से आज एक पॉइंट हम लोग कर ले हैं, बाकी जो 3 पॉइंट है वो कल करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दोस्त छोटा छोटा वीडियो बनाने का कारण ये है कि हम लोग अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाते हैं तो उसको देखने में भी बोरिंग लगेगा और साथ में आप देख नहीं पाएंगे एक साथ। तो इसीलिए हम इसको छोटा छोटा वीडियो बना कर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप लोग को सहूलियत हो वीडियो देखने में भी और ज़्यादा बोरियत भी फील ना हो इसको। चूँकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसमें थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है आपको, उसको ज़्यादा आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है इसको झेलने के लिए। तो आइए देखते हैं रूल्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। इसमें कहा है कि से कुछ पॉइंट्स इसमें दिया है गिलवर्थ ने, जिसको बाद में जो मेयर्स वगैरह आया वो दूसरे वैज्ञानिक थे जो इसको क्या किए कि इसे सुधार कर करके रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, मेयर्स वर्नस मेयर्स के द्वारा। और एक और वैज्ञानिक थे उनके साथ में, नाम याद नहीं है, बट जो दूसरे वैज्ञानिक थे वही इसको सुधार करके रिप्रेजेंट किए। जैसे फर्स्ट में कहा कि बोथ हैंड शुड बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि दोनों हाथ का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से प्रोडक्टिव वर्क के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ बोथ हैंड शुड बी स्टार्ट एंड फिनिश दियर मोशंस एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों हाथ का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसमें दोनों का स्टार्टिंग टाइम जो है से वो भी सेम रहना चाहिए और फिनिश टाइम जो है से वो भी सेम रहना चाहिए, यानी उसके जो घूमने का जो टाइमिंग है वो एक साथ रहना चाहिए और एक लय में चलना चाहिए। नहीं तो जो आपका मूवमेंट पे असर पड़ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि से अगर आप हाथ का मूवमेंट देते हैं, एक हाथ चला रहे हैं, एक हाथ को रोके हुए हैं, तो एक हाथ से जो आप मूवमेंट कर रहे हैं उसमें जो आपकी प्रोडक्टिविटी बन कर के आएगी तो नेसेसरली हम ये कह सकते हैं कि से पूरा इफ़र्ट आप जैसे अपना नहीं लगा पा रहे हैं उसमें, ठीक है, और मेंटली आप उसमें सिक्योर नहीं है। अच्छा, फिर है आपका एक्सेप्ट फॉर द रेस्ट पीरियड द टू हैंड शुड नॉट बी आइडल एट वन टाइम। कहने का मतलब है कि रेस्ट के अलावा दोनों हाथ जो है, जब रेस्ट में है आप तब तो भाई आइडियल रहेगा, यानी कि हाथ रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर रेस्ट ना कर रहे हो, आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उस समय आपका जो हाथ है वो आइडियल यानी कि रेस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई हाथ, ठीक है, दोनों वर्क करना चाहिए परफेक्टली। अच्छा, फिर कहता है कि ये रूल्स है ह्यूमन बॉडी के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसको फॉलो किया ही जाए या फॉलो करना मजबूरी होता है, ऐसा नहीं होता है। ये आप फॉलो करें या ना करें, ये बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए एक ऐसा रूल्स बनाया गया कि ऐसा अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर टाइम में आप बना सकेंगे, यानी कम से कम टाइम में आप बना पाएंगे। ऐसा कोई, लेकिन हर वर्क जो है से ऐसा परफॉर्म हो पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो कहा जाता है कि इसे मोशन ऑफ हैंड और आर्म शुड बी सिमेट्रिकल, साइमल्टेनियस एंड अपोजिट। मोशन, दोनों हाथ का जो मोशन होना चाहिए वो होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि दाहिने हाथ का मोशन इस तरह से है और बाएं हाथ का मोशन इस तरह से है, तो ये दोनों जो है से एक साथ यहाँ से उठा, एक साथ इधर से उठा, ठीक है। जैसे नट बोल्ट को असेंबल करना, तो एक तरफ से नट उठाए, एक तरफ से बोल्ट उठाएं और इधर से इसको उठाएं एक टाइम में, उसी टाइम में आप इधर से इसको उठाएं और एक साथ यहाँ पे लाएं और वर्क को परफॉर्म किया, यानी कि यहाँ पे अपना कसना शुरू कर दिया, ठीक है। ये आदमी यहाँ पे बैठा रहेगा, इधर हाथ चल रहा है, इधर हाथ चल रहा है, ठीक है। तो ये मूवमेंट है आपका हाथ का, ठीक। तो ये दर्शाता है आपका कि जो मोशन जो होना चाहिए हाथ का वो सिमेट्रिकल होना चाहिए और साथ में
एक ही समय में, साइमल्टेनियस का मतलब एक ही समय में और अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये हाथ जो है मूवमेंट करेगा इस डायरेक्शन में तो ये मूवमेंट करेगा इस डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि अपोजिट करने का मतलब है कि एक इधर कर रहे हैं तो एक को नीचे में घुमा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। एक को इधर घुमा रहे हैं तो एक का इधर घुमा रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट हुआ, ठीक है, अपोजिट मूवमेंट मिलेगा। अब कहता है कि से मोशन शुड बी सिंपल एंड इन्वॉल्व मिनिमम नंबर ऑफ लिम्स। मोशन जो होना चाहिए वो इतना साधारण होना चाहिए और कम से कम बॉडी पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, यानी कि आप एक ही समय में कितना ज़्यादा बॉडी पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्टेबलाइज ज़्यादा हैं। अगर दोनों हाथ दोनों पैर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम स्टेबल आप होते हैं, क्योंकि उस समय आपकी पूरी बॉडी पार्ट जो है काम करने पे लगी हुई होती है, तो आप जो है से स्टेबलाइज जो है से उस स्थिति में कम रह पाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा देर तक आप वर्क नहीं कर पाएंगे उस स्थिति में। जैसा अगर हम बात करें कि कोई टेलर मशीन जो कपड़ा सीता है वो कंटिन्यूअस मशीन्स को चलाते हुए नहीं रह सकता है, वो रुक रुक करके काम करता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देर पे वो हाथ चलाता है। ऐसे काम तो वो चारों दोनों पैर और दोनों हाथ से कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो रुक रुक करके करता है, ठीक है, और वो इसलिए रुक रुक कर करता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम जाती है चारों चीज़ों से करने से। चलिए आइए आगे कहता है कि इट इज़ वेरी डिजायरेबल फॉर अ वर्कर टू एम्प्लॉय मोमेंटम टू असिस्ट हिमसेल्फ वेयर द मोमेंटम इज नॉट ओवरकम और कन्क्वेयर बाय हिज ऑन मस्कुलर इफोर्ट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक चीज़ डिजायरेबल होगा वर्कर के लिए कि वो मस्कुलर इफोर्ट को कम करने के लिए, यानी अपनी ताकत को, अपनी मांसपेशियों की ताकत को कम करने के लिए, यानी उसका मूवमेंट उसका जो पूरी ताकत ना झोंके, इसके लिए वो क्या करे कि कोई ना कोई इक्विपमेंट का इस्तेमाल करे, कोई ना कोई मशीन्स का इस्तेमाल करे, ताकि उसका जो इफ़र्ट है वो कम हो सके और वर्क जो है उसको ज़्यादा आसानी से हो सके, स्मूथली वर्क कर सके, ठीक है, कम ही मतलब इफ़र्ट लगा करके, कम ताकत में वो कम ताकत में वो काम को पूरी तरह से परफॉर्म कर सके, ठीक है, यानी कि मस्कुलर इफोर्ट को कम करने के लिए वो अपनी ताकत को लगा सके। अच्छा, अब बात करते हैं मोशन शुड बी स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। मोशन जो होना चाहिए वो एक स्मूथ होना चाहिए, साथ ही कंटिन्यूअस होना चाहिए, मैंने रुक रुक करके काम वाला जो होता है ना वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं बचा पाएगा, ठीक है। दे शुड नॉट इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट स्टॉप, यानी कि ज़्यादा रुकने वाला काम नहीं होना चाहिए और शार्प डायरेक्शनल चेंज नहीं होना चाहिए। शार्प डायरेक्शनल चेंज करने का मतलब है कि कभी आप यहाँ पे हाथ इधर से मूवमेंट कर रहे हैं तो ये इधर 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 मूवमेंट आप दे रहे हैं और अचानक से आपका इधर से काम अचानक से इधर मूवमेंट नहीं दे, इधर अचानक से इधर मूवमेंट नहीं दे, इससे आपका जो है जो मोशन है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। अचानक से डायरेक्शनल चेंजेस जो होता है उसमें आपका मोशन जो है बिगड़ता है, जिसके वजह से आप वो इफ़र्ट नहीं लगा पाएंगे जो आप स्मूथली वर्क करेंगे उसके कारण से आप लगा पाएंगे, ठीक है। यानी कि जो शार्प चेंजेस का मतलब होता है अचानक से किसी एक डायरेक्शन में जो डायरेक्शन में आप चल रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए या दूसरे डायरेक्शन में मूव कर गए, तो वो हमारा होता है शार्प डायरेक्शन चेंज, ठीक है, जो आपके मोशंस को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि जो आपके काम में जो लय है वो उसको वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, कहता है कि वर्क मूवमेंट शुड बी रिदमेटिकली एंड ऑटोमेटिक इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो काम जो है वो लय में होना चाहिए और ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ऐसा हो तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो देखिए ऑटोमेटिक तो खैर हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक काम तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग जो मस्कुलर एफर्ट लगा रहे हैं उसके कारण से काम करते हैं, तो ऑटोमेटिक तो कर नहीं होता, लेकिन हम लोग रिदम में काम कर सकते हैं, एक लयबद्ध में हम लोग काम कर सकते हैं, किसी काम को करते समय हम लोग लय में आ सकते हैं, ऐसा
देखा जाता है, जनरली हम लोग करते हुए भी पाए जाते हैं। जैसे अगर पढ़ा रहे हैं तो कंटिन्यूअस पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा की जगह पे 1.5 घंटा पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये काम तो हम लोग नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को अपना एफर्ट लगाना ही पड़ सकता है। मशीन में काम ऑटोमेटिकली हो सकता है, तो इसीलिए लिखें इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तब। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल थे आपको किससे रिलेटेड, तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड था। ठीक है, इसीलिए इसी जैसा आपको 4 पॉइंट और मिलेगा, यानी कि जो प्रिंसिपल रिलेटेड टू द वर्क प्लेस, और 2 पॉइंट्स और मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि से अगला वीडियो में वो सारा पॉइंट्स आपका आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ख़त्म हो जाएगा, माइक्रो मोशन स्टडी पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट में आपका न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल पोर्शंस को हम लोग किसी और तरीके से डील करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको बोर्ड पे करें। चलिए, उसको थ्योरी आज भर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय। वीडियो देखने के बाद जैसा लगे वैसा रिव्यू दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मन है कीजिए, मन है कीजिए, नहीं मन है नहीं कीजिए। खुश रहिए, लॉकडाउन में घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है।